नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस की भाजपा को हराने के लिए बनाई जा रही रणनीति की। कांग्रेस ने कुछ बिंदुओं पर काम शुरू किया है ताकि भाजपा को चुनाव में जीतने का मौका न दे सके। पहले इन पर बात करते हैं, फिर यह देखते हैं कि कांग्रेस अभी भी सपनों में क्यों जी रही है और इससे बाहर निकलने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है। पहला बिंदु कांग्रेस ने जो तय किया है वो यह है कि कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में जा रहे युवाओं के आंकड़े इकट्ठा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आंकड़े कांग्रेस कहां से जुटा रही है। इसके लिए देश भर के मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ ऐसे युवाओं का आंकड़ा कांग्रेस जुटा चुकी है जो बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में जी रहे हैं। और दूसरा बिंदु, जीएसटी के कारण बंद हुए छोटे उद्योगों के आंकड़े कांग्रेस सामने लाएगी। माना जा रहा है कि 50% छोटे उद्योग देश में जीएसटी के कारण बंद हो चुके हैं। और तीसरा बिंदु, ध्रुवीकरण की राजनीति के सच को कांग्रेस सामने लाने का यत्न करने वाली है। सांप्रदायिक मुद्दों के कारण समाज में नफरत का संचार हो रहा है, यह कांग्रेस दावा कर रही है। और चौथा बिंदु, कांग्रेस में सोशल मीडिया पर काम करने वाली टीम की जवाबदेही तय की जा रही है। इसके लिए 3 लेवल पर टीम से जवाब मांगा जा रहा है। 1, अब तक के प्लान में क्या कमियां रही, जो योजनाएं बनती है उनको एग्जीक्यूट करने में क्या दिक्कत आती है, और 2, इस दिक्कत को दूर कैसे किया जा सकता है, और 3, आगे क्या किया जाए। इसको लेकर सोशल मीडिया टीम को अपने टारगेट लिखकर देने होंगे। और एक अन्य बिंदु की बात करें तो कांग्रेस के G23 ग्रुप को मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद सहित अन्य जो G23 के नेता हैं उनके साथ बातचीत शुरू की है। कांग्रेस की भाजपा को हराने की तैयारी को लेकर ये जो बातें मैंने कही है, ये जो बातें आपको बताई है, इनको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने भास्कर से इंटरव्यू में खुद शेयर किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, कांग्रेस जनता से कहेगी कि जीएसटी के कारण 50% छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, लेकिन भाजपा ने एक आंकड़ा पेश किया हुआ है। देश में पिछले साल मार्च में जीएसटी से सरकार को 1,23,902 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले, और इस साल इस मार्च में 1,42,095 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले हैं। यह बहुत बड़ी रकम है। यह केवल 1 माह का आंकड़ा है, इसीलिए सोचिए पूरे साल में कितना टैक्स सरकार को जीएसटी के माध्यम से मिल रहा है। यानी जीएसटी जब लगा नहीं था उसके पहले टैक्स की कितनी बड़ी चोरी होती रही होगी। यह एक सवाल है, और इस सवाल का कांग्रेस के पास क्या जवाब होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। और दूसरी बात, कांग्रेस ध्रुवीकरण के सच को सामने लाने की बात कर रही है। इसके जवाब में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरकर काम करने की आदत क्यों नहीं डालते हैं। बंद कमरों में बैठकर उनके दिमाग में जो विचार आते हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं। जो भी इस देश की राजनीति को थोड़ा सा भी समझता होगा, राजनीति को लेकर थोड़ा सा भी जागरूक होगा, उसको पता होगा हनुमान चालीसा और अजान को लेकर महाराष्ट्र में जो घमासान चल रहा है उसके बारे में सब जानते ही होंगे। और इस घमासान ने महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति चिंता में डाल दी है। अनुराधा पौडवाल तक ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन कर देने चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना अपने वजूद से जूझने की स्थिति में आती दिख रही है, जबकि वो तो दशकों से हिंदुत्व की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी रही है। फिर कांग्रेस की तो मजाल ही क्या है। ध्रुवीकरण पर कांग्रेस जितना चर्चा करेगी उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस के नेता इतनी सी बात भी क्यों नहीं समझते। रही बात सोशल मीडिया टीम और सोशल मीडिया पर कैंपेन को लेकर, इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के आसपास भी इसको लेकर कहीं टिकती नहीं है। यह एक ऐसा सच है जिसको हर आदमी जानता है। और अंत में कुछ बातों पर और चर्चा कर लेते हैं, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस अभी देश की राजनीति में भाजपा की परछाई तक को छूने की स्थिति में नहीं आती दिख रही है। आज की भाजपा ने हर मुद्दे को अंत तक पहुंचाकर एक संदेश देने का काम किया है। जैसे पहली बात, राम जन्मभूमि आंदोलन,
1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन कर भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की थी और अब नरेंद्र मोदी के दौर में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। और दो, कश्मीर मुद्दा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जम्मू में एक बड़ी रैली की और कहा, या तो मैं आपको भारतीय संविधान दिलाऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम पूरा कर दिया। और 3, परिवारवाद का विरोध। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया और परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और मौका प्रस्ती को लोकतंत्र के 4 दुश्मन बताया। कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी भाजपा इसी राजनीति पर काम कर रही है। और नंबर 4, हिंदुओं में जाति आधारित राजनीति। सपा, बसपा जैसे क्षेत्रीय दल, न जाने कितने दल, कितनी पार्टियां हिंदुओं को कई हिस्सों में बांटकर अपने अपने हिस्से की राजनीति करते थे। इनकी सफलता का राज यह रहा कि जिन जातियों की राजनीति ये पार्टियां करती थी, उन जातियों के साथ मुसलमानों का वोट जुड़ जाता था और ये पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में सत्ता में बारी बारी से आती रहती थी। भाजपा ने हिंदुओं में जाति आधारित जो ये राजनीति चल रही थी, इस समीकरण को तोड़ा और इसका बड़ा उदाहरण इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम है। और 5, गरीबों से जुड़ी योजनाएं, टॉयलेट, रसोई गैस, मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन और आवास जैसी सुविधाओं की बात की और इन योजनाओं के जरिए लोगों तक लाभ पहुंचाने का एक डेटा तैयार किया और उस डेटा के जरिए ये साबित किया कि ये योजनाएं जमीन पर है। और छठी और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी सर्वोपरि है कि राजनीति। आज भाजपा में पूरी राजनीति एक ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है। नरेंद्र मोदी सर्वोपरि है, इस बात को पूरी भाजपा में छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर तक सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके उलट कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस की लीडरशिप आज पार्टी में ही खुले विरोध का शिकार हो रही है। अनुशासन कांग्रेस में है नहीं और फील्ड में कोई काम कर नहीं रहा है। इसीलिए मेरा सवाल है कि ये जो बंद कमरों में बैठकर कांग्रेस में योजनाएं बन रही है, नीतियां बन रही है, इनसे भाजपा को कैसे हराया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर अभी मुझे कांग्रेसियों के पास दिख नहीं रहा है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।